नमस्कार, मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब चैनल पर इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम का ये एमसीक्यू सेशन लेकर के बच्चों आपके सामने। आज इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम आपके बीच ओरली रखना चाहते हैं। यदि आपके पास कॉपी और पेन है तो उसको आप लिखते चलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये आपका जो एमसीक्यू सेशन आगे आएगा उसमें आपको ये सहूलियत करें। आपसे सवाल पूछे उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके सामने हम रखते हैं। 10% का नियम, ध्यान से सुनिएगा, 10% का नियम संबंधित है ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने से। मतलब ये कह रहा है कि जब एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक ऊर्जा जाती है तो 10% ही पहुंचती है। ये 10% का नियम है। ज़्यादा विस्तार से आपको समझना हो तो ज़्यादा विस्तार से इसको समझिएगा। ऐसा ही एक बार सवाल एमपीपीएससी के मेंस में लिखाया गया कि 10% का नियम किससे संबंधित है। ध्यान रखेंगे कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर के बीच में ऊर्जा का आदान प्रदान 10% के नियम से होता है। दूसरा पॉइंट, जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम क्या होना चाहिए। जीव से जैव मंडल तक, जीव मतलब जो धरा पर है, पृथ्वी पर है, और जैव मंडल तक सही क्रम क्या होना चाहिए। तो जनसंख्या होनी चाहिए, फिर समुदाय या कम्युनिटी होनी चाहिए, फिर पारिस्थितिकीय तंत्र होना चाहिए, इकोसिस्टम होना चाहिए, और फिर इसके बाद भू दृश्य होना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता दें कि परपोषी यानी हेटेरोट्रॉप्स स्तर के उत्पादन में संदर्भ में आता है, या हेटेरोट्रॉप्स किसको कहेंगे, हमेशा यह ध्यान आपको रखना है कि ये द्वितीयक उत्पादकता को दिखाते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टर या प्राइमरी प्रोड्यूसर प्लांट के अलावा कोई नहीं होता। अगला पॉइंट, स्वपोषी या ऑटोट्रॉप स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता या प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण सवाल है, यह थ्योरेटिकल या तथ्यपूर्ण सवाल है। यदि आपसे ये बनते रहेंगे तो ये आप समझिए, जो पॉइंट हम आपको गिना रहे हैं, इससे आप पूरी की पूरी इकोलॉजी, पूरा का पूरा इन्वायरमेंट, पूरा का पूरा इकोसिस्टम, एक सुपरफिशियल नॉलेज उसका आपके पास रहेगा। एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, एक परिस्थिति तंत्र में या एक इकोसिस्टम में ऊर्जा की मात्र एक पोषण से अन्य स्तर पर जब ऊर्जा जाती है, ध्यान से सुनिएगा, एक स्तर से जब दूसरे स्तर पर ऊर्जा जाती है तो ऊर्जा घटती है। कई बार ऑब्जेक्टिव में यह सवाल पूछा गया, घटती कैसे है। 10% का नियम, 10% का नियम यहां भी लागू होगा कि पहला ऊर्जा स्तर से जब दूसरे ऊर्जा स्तर में जाएगी तो 10% घट जाएगी। पारिस्थितिकी पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी है क्या, इकोलॉजी है क्या। यदि यह सवाल पूछता है आपसे तो इकोलॉजी उसको कहते हैं जो जीव और वातावरण के बीच का संबंध होता है, उसी को इकोलॉजी कहा जाता है। ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा, लिख नहीं रहे हैं, यदि आपको जरूरत लगती है तो ये थ्योरेटिकल पॉइंट को आप लिखिएगा। सर्वप्रथम इकोसिस्टम की संकल्पना या हाइपोथेसिस सन 1935 में एजी टेंसले के द्वारा दी गई। फिर से इसको बोल दें, सर्वप्रथम इकोसिस्टम की संकल्पना 1935 में एजी टेंसले के द्वारा दी गई। प्रकृति एक कार्यात्मक इकाई के रूप में जानी जाती है। हमारा जो नेचर है ये एक फंक्शनल यूनिट है।
तो किसकी साहब फंक्शनल यूनिट है? यूपीएससी ने सवाल पूछा कि प्रकृति किसकी फंक्शनल यूनिट है। आपको ध्यान होना चाहिए कि इकोसिस्टम की यदि कार्यात्मक इकाई कोई पूछे, आप तुरंत उसका जवाब नेचर देना, यानी प्रकृति। फिर एक सवाल था, किसी क्षेत्र में सभी जीवधारी एवं वातावरण में उपस्थित अजैव घटक, ये बायोटिक कंपोनेंट, मतलब जीवधारी यानी बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट संयुक्त रूप से यदि मिल जाए तो एक तंत्र बनता है। उस तंत्र को इकोसिस्टम कहा जाता है। कोई आपसे इकोसिस्टम की परिभाषा पूछे, आप तुरंत बताइए कि एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट जब आपस में मिल जाएं तो साहब इकोसिस्टम का निर्माण हो जाएगा। किसी भी किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक का संयुक्त रूप से निर्माण जो होता है वो इकोसिस्टम कहलाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या है, 3-4 ऑप्शन दिए हों और मान लो ऑप्शन ना दिए हों, यदि हम आपसे पूछें कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम यानी कृत्रिम रूप से बनाया गया पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, आप तुरंत उसका जवाब दीजिए साहब खेत। जिस खेत पर आप खेती करते हो वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इसको भी विस्तार से हम आगे समझाएंगे। घास स्थल, वन तथा मरुस्थल, ध्यान से सुनिएगा, घास, वन और मरुस्थल यानी ग्रासलैंड, फॉरेस्ट और डिजर्ट इकोसिस्टम किसके उदाहरण हैं? तो साहब ये स्थलीय इकोसिस्टम के उदाहरण हैं। और यदि आपसे पूछ दिया जाए कि जलीय इकोसिस्टम का उदाहरण बताइए, तो जलीय इकोसिस्टम में आप बताइएगा झील आएगी, नदी आएगी, समुद्र आएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि इस संसार में, इस दुनिया में सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन सा है जो सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ हो, तो आप तो जानते हो सबसे ज्यादा समुद्र ही तो फैला है, यानी सामुद्रिक। पृथ्वी पर हाइड्रोस्फीयर में करीब करीब ये समझ लेना 90%, 97% भाग जो है वो जल है। समुद्री जल में सबसे ज्यादा पाया क्या जाता है? समुद्री जल में सबसे ज्यादा सोडियम क्लोराइड है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद क्या करेगा? मान लीजिए इकोसिस्टम आपका बना रहे, आप सुनते हो सरकारी हमारे प्रधानमंत्री अक्सर बोलते हैं कि ये हमारा इकोसिस्टम बिगड़ रहा है। बिगड़ क्या रहा? हम वन नहीं लगा रहे, हमारे यहाँ वर्षा सही टाइम में नहीं हो रही, हम सही खेती का उत्पादन नहीं प्राप्त कर पा रहे। तो पारिस्थितिकी संतुलन बनाने का एक ही उपाय है, वन लगाइए, वर्षा का पानी संरक्षित कीजिए और जैव मंडल का भंडार बनाइए। जैव मंडल मतलब जो जीव हैं उनको संरक्षित कीजिए। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए। यदि ये जरूरत आपको लगती है तो इन बिंदुओं को आप लिखते चलिए। वह कार्य जिससे परिस्थिति तंत्र बिगड़ता है। मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि क्या हम कर रहे हैं जिससे हमारा परिस्थिति तंत्र या इकोसिस्टम बिगड़ रहा है, आप आंख बंद करके जवाब दीजिएगा, हम पेड़ काट रहे हैं। परिस्थिति तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर, सबसे ऊंचा पोषण स्तर, उच्चतम, हायर, उच्चतम पोषण स्तर स्थान प्राप्त किसको है? याद रखना, जो ओमनीवोर होते हैं वो सबसे उच्चतम स्तर प्राप्त करते हैं, जो सर्वाहारी होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए आप उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त किए हो इकोसिस्टम में, आप जवाब देना यस। यूपीएससी का सवाल। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत बताइए। किसी भी इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सिर्फ और सिर्फ सोलर एनर्जी है, यानी सौर ऊर्जा है। परितंत्र में या इकोसिस्टम में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में जिस प्रकार के जीव अपघटक कहलाते हैं, वो कौन से अपघटक हैं? जो डिकम्पोज कर देते हैं, कोई चीज सड़ा देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्या वो फंगस है? यस, वो फंगस है। क्या वो बैक्टीरिया हैं? यस, वो बैक्टीरिया है। किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन आएगा? ध्यान से हमारा सवाल सुनिएगा। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर कौन होगा?
प्राइमरी कंज्यूमर आप होगे क्या? बोलो। यदि आप शाकाहारी हो तो आप प्राइमरी कंज्यूमर हो, यदि आप शाकाहारी नहीं हो, ओमनिवोर की श्रेणी में हो, मांस खाते हो, तो आप प्राइमरी कंज्यूमर नहीं हो सकते। इसलिए बकरी, खरगोश ये प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, यानी शाकाहारी प्राणी प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं। अपघटक और प्राइमरी उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में कौन आता है? यह सवाल पूछा गया। अपघटक हो यानी डिकम्पोजर भी हो और प्राथमिक उपभोक्ता भी हो, डिकम्पोजर भी हो और प्राइमरी उपभोक्ता भी हो। ध्यान से सुनिएगा सवाल को। इसका सबसे अच्छा उदाहरण चींटी है। फूड चेन में मानव कहां है? फूड चेन आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में, जब ये हमारी क्लास लाइव होगी, आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। फूड चेन पढ़ाएंगे। फूड चेन में आप बताइए मानव की पोजीशन क्या है? क्या प्राथमिक उपभोक्ता है? क्या द्वितीयक उपभोक्ता है? क्या दोनों है? क्या दोनों नहीं है? ध्यान से सुन लीजिएगा, ये प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों हैं। परिस्थिति तंत्र में जैविक घटकों का उत्पादक घटक कौन है? इसके लिए तो पेड़ है। एक घास स्थलीय परिस्थिति तंत्र की खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या हो? मान लीजिए आपको ग्रासलैंड दे दी गई और उस ग्रासलैंड में आपको खाद्य श्रृंखला का सही क्रम बताना कर दिया जाए, तो आप कहां से शुरू करोगे? घास से शुरू करोगे। तो घास को कौन खाएगा? टिड्डा खाएगा। टिड्डा को कौन खाएगा? मेढक खाएगा। अब मेढक को कौन खाएगा? सांप खाएगा। खाता। उत्पादक, प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक और तृतीयक उपभोक्ता होगा। जीव भार का पिरामिड, ये जो हम पॉइंट आपको पढ़ के सुना रहे हैं, ये सारे सवाल हैं और उत्तर भी बता रहे हैं। ऐसे ही सारे सवालों का अभी एमसीक्यू सेशन हम आपके सामने रखेंगे। जीव भार का बायोमास का पिरामिड जिस परिस्थिति तंत्र में उलट जाता है, बायोमास का पिरामिड जिस परिस्थिति तंत्र में उलट जाता है, वह परिस्थिति तंत्र कौन है? दो जवाब। वह परिस्थिति तंत्र याद रखना तालाब है। वृक्ष को पर्यावरण का संकट माना जाता है। एक अकेला वृक्ष है जो पर्यावरण के लिए संकट है। उस वृक्ष का नाम बताइए। वो वृक्ष यूकेलिप्टस है। लैंटिक आवास, लैंटिक ये भी सवाल पूछा गया। लैंटिक आवास का उदाहरण क्या है? तालाब और दलदल। दो भिन्न समुदायों के बीच संकृति क्षेत्र क्या होता है? यह संकृति क्षेत्र को बायोलॉजी की भाषा में क्या कहते हैं? संकृति क्षेत्र इकोटीन कहलाता है। ये यूपीएससी में पूछा गया। सर्वाधिक स्थायी परिस्थिति तंत्र कौन सा है? सर्वाधिक स्थायी, उसके लिए महासागर है। सबसे स्थायी परिस्थिति तंत्र कौन सा है? समुद्र है। परिस्थिति तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। परिस्थिति स्थायी मितव्ययता है। परिस्थिति की स्थायी मितव्ययता है। यह जिस आंदोलन का नारा है, वो आंदोलन का नाम बताइए। परिस्थिति की स्थायी मितव्ययता है, यह आंदोलन था चिपको आंदोलन। दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन है ईपीको आंदोलन। दक्षिण भारत में ईपीको। सूक्ष्म जीव जो मृत पौधे, जंतुओं और अन्य जैविक पदार्थों को सड़ा गला कर संयोजित करते हैं, ऐसे क्या कहलाते हैं? डिसोसिएटर, डिकम्पोजर कहलाते हैं। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू किया गया। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई, ध्यान से सुनिएगा, पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या है? भूमंडलीय हेक्टेयर है।
सर्वप्रथम गहन परिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया आर्नीज नेस ने। डीप इकोलॉजी, वो तो इकोलॉजी इकोसिस्टम अलग थे, टेंसले। डीप इकोलॉजी शब्द का सबसे पहला इस्तेमाल करने वाले वैज्ञानिक हैं आर्नीज नेस। याद कर लीजिएगा, लिख लीजिए। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु आपके लिए थे, जिसको हमने बोल बोल करके आपको समझाया। वीडियो को आगे पीछे करके इनको लिख लीजिएगा। ये आपको इकोलॉजी इकोसिस्टम पर जरूर हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। अब चलते हैं, हम आपको एमसीक्यू सेशन पर लिए चलते हैं और पहला सवाल आपसे पूछते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी पर निम्न में से किसका प्रभाव पड़ता है? आपको यह बताना है कि बायोडाइवर्सिटी पर निम्न जो हम पॉइंट दे रहे हैं उसमें किसका प्रभाव पड़ता है। ए ऑप्शन दे रहे हैं आपको। क्या वह एनवायरमेंटल पोल्यूशन है? क्या वह पर्यावरण प्रदूषण है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह एसिडिफिकेशन ऑफ सी है, समुद्र का अम्लीकरण है? सोचकर उत्तर देना पड़ेगा। यदि आपने इकोलॉजी इकोसिस्टम पढ़ा है तभी ये उत्तर बनेगा। तीसरा सवाल, चेंज इन एनवायरनमेंट, आबो हवा का बदलाव है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, ऊपर दिए गए सभी जिम्मेदार हैं। पहला सवाल, जैव विविधता पर निम्न में से किसका प्रभाव पड़ता है? पर्यावरण प्रदूषण का, समुद्र के अम्लीकरण का, आबोहवा के बदलाव का, ऊपर दिए गए सभी जिम्मेदार हैं। जितने तीनों पॉइंट दिए गए, क्या सभी जिम्मेदार हैं? आइए दूसरे सवाल। एक आपने इकोलॉजी इकोसिस्टम में पढ़ा होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट। उसी से जुड़ा हुआ यह सवाल पूछा गया यूपीएससी में, पीएससी में भी। हरित गृह प्रभाव के लिए निम्न में से किसका योगदान अधिक है? मतलब यदि ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है तो इन चार ऑप्शनों में एक ऑप्शन सही है जिसका योगदान ज्यादा है। क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड है? क्या वह वाटर वेपर है, जल वाष्प है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह मीथेन है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह नाइट्रस ऑक्साइड है? हरित गृह प्रभाव पर सबसे अधिक योगदान किसका है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड का है? क्या वाटर वेपर का है? क्या मीथेन का है? क्या नाइट्रस ऑक्साइड का है? तीसरे सवाल पर आइए। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट
इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? आपको ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह ऑस्ट्रेलिया में है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह मैक्सिको में है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह नाइजीरिया में है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह फिलीपींस में है? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलिया में है, मैक्सिको में है, नाइजीरिया में है या फिलीपींस में है। चौथा सवाल, कृषि की एक शाखा, एग्रीकल्चर की एक ब्रांच, कृषि की एक शाखा एग्रोनॉमी से संबंधित है। फसल पौधों के प्रजनन से, बी ऑप्शन दे रहे हैं क्षेत्र व्यवस्था के नियम से, सी ऑप्शन दे रहे हैं फसल उत्पादन के नियम और पालन से, और डी ऑप्शन दे रहे हैं रोग और नाशक जीव से, रोग और नाशक जीव से फसल को सुरक्षा से। कृषि की एक शाखा एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में क्या पढ़ा जाता है या क्या डिस्कस किया जाता है, ये सवाल हमने पूछा। फसल पौधों के प्रजनन से है, क्षेत्र व्यवस्था के नियम से है, फसल उत्पादन के नियम और पालन से है, और डी रोग और नाशक जीव के फसल की सुरक्षा से। पांचवा सवाल, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। प्रशीतन या ठंडा करना, कूलिंग। प्रशीतन, अंग्रेजी वालों को दिक्कत ना हो, यानी कूलिंग। प्रिजर्वेशन में मदद करता है, जीवाणुओं को नष्ट करके। ये ऑप्शन दे रहे हैं, जीवाणुओं को नष्ट करके। बी ऑप्शन दे रहे हैं जैव रासायनिक बायो केमिकल रिएक्शन को कम करके। ये फ्रिज वाला एक्शन है, आप खाना बना करके और उसको कूलिंग में डालते हो। यदि फ्रिज आपके घर में होगा तो जरूर इसका उत्तर दोगे आप। बायोकेमिकल रिएक्शन को कम कर दिया जाता है। या सी, एंजाइम की क्रिया को, एंजाइम की
क्रिया को नष्ट करके। और अंतिम सवाल आपको दे रहे हैं, खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढक करके। कूलिंग का भोज्य पदार्थ का संरक्षण करना है, तो इसमें से 4 बिंदुओं में से चारों बिंदु नज़दीक हैं उत्तर के, ध्यान रखिएगा, चारों बिंदु नज़दीक हैं। इसमें सही उत्तर आपको बताना है कि क्या बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, क्या बायोकेमिकल रिएक्शन को घटा देता है, क्या एंजाइम के रिएक्शन को नष्ट कर देता है, क्या खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढक दिया जाता है। छठवां सवाल, निम्न में से कौन सी आहार श्रृंखला का कौन सा आहार श्रृंखला, आहार श्रृंखला का मतलब यहां फूड चेन से है, आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। ये ऑप्शन दे रहे हैं आप, यदि आपको फूड चेन की परिभाषा और सिस्टमेटिक क्रम में उसको लिखना आता होगा तभी ये बनेगा। ए पर दे रहे हैं साहब घास, गेहूं तथा आम। बी ऑप्शन दे रहे हैं घास, बकरा तथा मानव। सी ऑप्शन दे रहे हैं बकरा, गाय तथा हाथी। और डी ऑप्शन दे रहे हैं घास, मछली तथा बकरा। कारण सहित जब ढूंढोगे तो आपको सिस्टमेटिक लाइन मिलेगी कि निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला यानी फूड चेन का निर्माण करेगा। फूड चेन कैसे बनेगी, क्रम से कैसे बनेगी, ये आपको बताना है। सातवां सवाल आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसके नष्ट होने की अवधि सर्वाधिक है। मतलब नष्ट सब चीज होती है, आपको इस प्रश्न में यह बताना है कि कौन नष्ट होने में ज्यादा समय लेता है। ये ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह केले का छिलका है, बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह प्लास्टिक की थैली है, सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह लकड़ी का टुकड़ा है, और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह अखबार की थैली है। निम्नलिखित में से किसके नष्ट होने की अवधि सर्वाधिक है, क्या वो केले के छिलके की है, क्या वो प्लास्टिक के पाउच की है, क्या लकड़ी के टुकड़े की है, क्या अखबार की थैली है। और 8वां सवाल, ओजोन परत
ओजोन परत किसको रोकती है? ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह दृश्य प्रकाश को रोकती है? क्या ओजोन परत अवरक्त विकिरण को रोकती है, इंफ्रारेड को? अवरक्त विकिरण को। सी ऑप्शन, क्या वह एक्स किरण और गामा किरण को रोकती है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह अल्ट्रा वायलेट रेज को रोकती है? O3 परत या ओजोन लेयर हमारे ऊपर है, उसका मुख्य काम क्या है ये आपको बताना है। क्या वह दृश्य प्रकाश को रोक रही है? क्या इंफ्रारेड रेडिएशन जो आ रहा है उसको रोक रही? क्या अल्फा बीटा और गामा किरण को रोक रही? अल्ट्रा वायलेट रेज को रोकती है? ये 8वां सवाल था। 9वें सवाल पर आइए। परिस्थिति विज्ञान यानी इकोलॉजी संबंधित है, रिलेटेड है किससे साहब? रिलेटेड है। ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या परिस्थिति विज्ञान का संबंध पक्षी से है या पक्षियों से है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या कोशिका के निर्माण से है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, जीवों और उनके वातावरण के बीच का संबंध है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, ऊतकों का संबंध है या टिश्यूज का संबंध है। पूछ रहे हैं इकोलॉजी किससे संबंधित है? क्या पक्षियों से है? क्या कोशिका के निर्माण से है? क्या जीव और उसके वातावरण के बीच के संबंध है? क्या ऊतकों से संबंध है? जितने थ्योरेटिकल थ्योरी थी वो हमने क्लास सेशन शुरू होने के ठीक पहले आपको 20 से 30 पॉइंट बोल बोल करके सुनाया है, पढ़ाया है। उन्हीं से जुड़े हुए सवाल आपके सामने रख रहे हैं। तो ये 9वां सवाल था। 10वें सवाल पर आइए। पृथ्वी के तापक्रम में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। क्या उत्तरदायी है ये पूछ रहे हैं। क्या धूल के कण हैं, डस्ट पार्टिकल हैं? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या नाइट्रोजन है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या कार्बन डाइऑक्साइड है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या कार्बन मोनोऑक्साइड है? पृथ्वी के तापक्रम दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, उसका सही कारण आपको बताना है। क्या धूल का कण है? क्या नाइट्रोजन है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड है? क्या कार्बन मोनोऑक्साइड है? 11वां सवाल। भविष्य में पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान में औसत वृद्धि
का कारण है। भविष्य में पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान में जो औसत वृद्धि होगी, भविष्य की बात कर रहे हैं, उसका कारण आपको बताना है। ए ऑप्शन दे रहे हैं, परमाणु युद्ध जो चल रहा है, क्या उसका कारण परमाणु युद्ध होगा। बी ऑप्शन दे रहे हैं, ओजोन छिद्र में विस्तार। सी ऑप्शन दे रहे हैं, ज्वालामुखी से ज्वालामुखी होंगे, ज्वालामुखी बनेगा कारण। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, उपरोक्त। प्रश्न को गंभीरता से पढ़िएगा, इसके बाद जवाब करिएगा। भविष्य में पृथ्वी के वायुमंडल में तापमान की वृद्धि तय, उसका कारण क्या होगा। क्या परमाणु युद्ध होगा, क्या ओजोन क्षेत्र का विस्तार होगा, क्या ज्वालामुखी जो फूट रहे हैं उसका कारण होगा। जो बादल बनते हैं, ज्वालामुखी फूटता है, एक ओवर टेम्परेचर निकलता है, बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, तो क्या सभी कारण होंगे, ये सब आपको बताना है। 12वें सवाल पर आइए। वायु प्रदूषक जो प्रकाश रासायनिक धुंध उत्पन्न करता है, ऐसा एयर पोल्यूशन का पॉइंट जो प्रकाश रासायनिक धुंध उत्पन्न करे, उसके बारे में आपको बताना है। एयर पोल्यूशन पढ़िए, फिर एयर पोल्यूशन में अंदर घुस करके ये सवाल पढ़िए। क्या ये ऑप्शन दे रहे हैं, क्या ओजोन, क्लोरीन एवं सल्फर डाइऑक्साइड है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या ऑक्सीजन है, क्लोरीन है और नाइट्रिक एसिड है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या नाइट्रस ऑक्साइड है एवं एक्रोलीन है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड है। वायु प्रदूषक आपको बताना है कि जो प्रकाश रासायनिक धुंध उत्पन्न करेगा, प्रकाश भी देगा, रासायनिक क्रिया भी होगी और गुब्बारा भी बनेगा, धुंध भी बनेगा, तीनों बनना है। उत्पन्न कौन करेगा, आपको सही जवाब देना है। 13वां सवाल, जलाशयों में जल, ध्यान से, जलाशयों में जल क्या है। ध्यान से देखिएगा, एनर्जी वाले चैप्टर से ये सवाल हमने उठाए हैं। जलाशयों में जो जल पाया जाता है वो नवीनीकृत संसाधन है। एक आपने पढ़ा होगा रिन्यूएबल और एक पढ़ा होगा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। वहीं से सवाल उठाया कि जलाशयों में जल है, नवीनीकृत संसाधन है, अनवीनीकृत है, संसाधन है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, पुनर्नवीनीकृत संसाधन है,
संसाधन है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं नवीनीकृत संसाधन और अनवीनीकृत दोनों। प्रश्न को थोड़ा गंभीरता से पढ़िएगा। यदि आपने रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पढ़े होंगे तब ये जवाब बनेगा। जलाशयों में जो जल पाया जाता है, जलाशय की बात कर रहे हैं, नदी, तालाब, झरना, सब जितने भी जल को स्टोर करते हैं उनसे ये सवाल जुड़ा है। क्या वह नवीनीकृत संसाधन है, क्या वह अनवीनीकृत संसाधन है, क्या वह पुनर्नवीनीकृत संसाधन है, क्या वह नवीनीकृत संसाधन और अनवीनीकृत संसाधन दोनों। 14 नंबर का सवाल बायोलॉजिकल डिकम्पोजर से है। जैव अपघट्य किसका अपशिष्ट है? ए ऑप्शन दे रहे हैं पॉलीथीन का है। बी ऑप्शन दे रहे हैं टूटे हुए कांच। एवं बर्तन का है। सी ऑप्शन दे रहे हैं मवेशियों का, एनिमल्स का, मवेशियों का अपशिष्ट है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं खराब प्लास्टिक है। बायोलॉजिकल डिकम्पोज, बायोलॉजिकल या जैव अपघट्य किसका अपशिष्ट है? प्रश्न को समझेंगे तब उत्तर बनेगा। क्या वो पॉलीथीन का है, क्या टूटे हुए कांच कार्बन का है, क्या मवेशियों का अपशिष्ट है, या खराब प्लास्टिक है? 15वां सवाल जल क्या है? अभी हमने पूछा था जलाशयों में जल है। इसके पहले वाला सवाल जरा देख लीजिए बैक में, जलाशयों में जल है, इसका जवाब पूछा था। अब 15वें सवाल पर फिर एक सवाल पूछ रहे हैं जल क्या है या पानी क्या है। ऐसे ही सवाल आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए। ए ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह नवीनीकृत संसाधन है। बी ऑप्शन दे रहे हैं अनवीनीकृत है। अनवीनीकृत संसाधन है। सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह राष्ट्रीय संसाधन है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह नवीनीकृत और अनवीनीकृत दोनों। सोच समझ कर जवाब करिएगा। अब उधर हमने जलाशय की बात की थी और इस बार जल पूछ रहे हैं। क्या वह नवीनीकृत है, क्या वह अनवीनीकृत है, क्या वह राष्ट्रीय संसाधन है, क्या नवीनीकृत और अनवीनीकृत दोनों है। 16वें सवाल पर बच्चों 4 सवाल और बचे। 20 सवाल टोटल हम आपसे पूछते हैं। बच्चों की ये सूचना हम आपको कम से कम 6 से 8 घंटे पहले देते हैं कि हम आपसे कितना सवाल पूछेंगे। तो शायद आपने पढ़ लिया हो या इकोसिस्टम, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट आज के बर्निंग टॉपिक है। इन पर सवाल आते ही आते हैं। वो कोई भी सब्जेक्ट लो, जीके में तो पक्का ही बनते हैं इसके सवाल, इसलिए इसको आपको पढ़ना जरूरी है। 16वां सवाल
हम आपसे पूछ रहे हैं कि अवशिष्टों के अधिकतम उत्पादन के कारण अवशिष्ट अधिक बन रहे हैं, आपको कारण बताना है। अवशिष्टों के अधिकतम उत्पादन के कारण हैं। बोलो साहब क्या कारण है? कितना बढ़िया ऑप्शन दिया है, ये देखो। उपयोग करो और फेंको योजना, यूज एंड थ्रो वाला जिसको आप बोलते हो, उपयोग करो और फेंक दो। बी ऑप्शन भोजन की अत्यधिक उपलब्धता है। सी ऑप्शन भोजन के सभी अवयवों की अनुपयोगिता है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं अवशिष्टों के निर्माण में वृद्धि। इस तरह के सवाल अक्सर यूपीएससी में पूछे जाते हैं, जिसमें दिमाग ये इस्तेमाल करना पड़ता है। वो आयोग ये आपसे पूछना चाहता है कि ये बंदा अपना दिमाग कितना चलाता है। अवशिष्टों का अधिकतम उत्पादन का कारण क्या हो सकता है? अब आप सोच करके, जब हम लाइव होंगे शाम को 6 बजे, तो आप जरूर बताएंगे, हमें कारण भी बताएंगे। तो ये 16वां था। 17वें सवाल पर आते हैं। पर्यावरण किसको कहते हो आप? पर्यावरण में आते हैं, ये ऑप्शन दे रहे हैं मिट्टी, वायु और जल। बी ऑप्शन दे रहे हैं प्रकाश, ताप एवं वर्षा। सी ऑप्शन दे रहे हैं पादप यानी प्लांट, जंतु एवं सूक्ष्म जीव। डी ऑप्शन दे रहे हैं उपरोक्त। 17वां ये सवाल। 18वें सवाल पर आइए। मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन। मृदा अपरदन इसको बोलते हैं हिंदी में। सॉइल इरोजन को, ये अभी सवाल पूछा गया था, रोका जा सकता है। कैसे रोकोगे भाई? ए ऑप्शन वनीकरण कर दो, फॉरेस्टेशन बढ़ा दो, जंगल ही जंगल लगा दो। बी ऑप्शन दे रहे हैं डिफॉरेस्टेशन या इसको कह दो वनीकरण कर दो। सी ऑप्शन दे रहे हैं अतिचारण, ग्रेजिंग करा दो, ओवर ग्रेजिंग करा दो, ओवर ग्रेजिंग करा दो, अतिचारण करा दो, जानवर छोड़ दो, पूरा चर के और खत्म कर दें, वनस्पतियों को हटा दिया जाए। ये 18वां सवाल। 19वें सवाल पर आइए। गंगा जल में
गंगा जल में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? कॉलीफॉर्म, ए ऑप्शन दे रहे हैं, कॉलीफॉर्म जीवाणु है। बी ऑप्शन दे रहे हैं स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। सी ऑप्शन दे रहे हैं स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। और डी ऑप्शन दे रहे हैं डिप्लोकोकस बैक्टीरिया। इसमें से एक ऑप्शन सही है, गंगा जल में एक बैक्टीरिया पाया जाता है। ये बैक्टीरिया जो है बैक्टीरियोफेज से जुड़ा हुआ है। इस प्रश्न का करिएगा जवाब, क्या वो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया है, क्या वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, क्या स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है, और क्या वो डिप्लोकोकस बैक्टीरिया है। आज के सेशन का अंतिम सवाल अब आपके स्क्रीन पर, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम। शब्द का गठन किसने किया? ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो टेंसले थे। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो ओडम थे। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो बर्मिंग थे। डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह डार्विन थे। इकोसिस्टम शब्द का गठन यानी इकोसिस्टम को सबसे पहले लाने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? क्या वो टेंसले हैं, क्या वो ओडम हैं, क्या वो बर्मिंग है, और क्या वो डार्विन है। तो ये 20 सवाल इकोलॉजी, इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट पर थे। अभी ये सिलसिला जारी रहेगा। अभी तो सिर्फ 20 सवाल पूछा है। अभी तथ्य तो इसके बारे में हमने आपको ज़्यादा बताए हैं। अभी और सवालों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। तो इन 20 सवालों को अब समय आ गया है उत्तर बताने का। तो आपको ले चलते हैं उत्तर की ओर। पहले प्रश्न पर आपको उत्तर बताएं। इसके पहले आपको बता दें कि जो आप प्रश्न करते हो, आप कितना समझते हो, कितना कर पाते हो, ये आप पर निर्भर करता है कि यदि आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमें लिखें जरूर। उसको हम सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करें। नहीं समझ में आ रहा क्यों इसका उत्तर ये होगा, ये आप हमसे पूछें। ग्रुप पर ला करके उस सवाल को रखें, ग्रुप में पूछें, हम उसका विस्तार से आपको जवाब दें। पहला सवाल हमने आपसे पूछा था कि जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी। अब बायोडायवर्सिटी होती क्या है? जैव विविधता का सीधा मतलब यह होता है कि जीव मंडल में जितने प्रकार के जीव हों, विभिन्न जातियों वाले, यही तो बायोडायवर्सिटी है। किसका प्रभाव पड़ता है? तो साहब इसका सही जवाब होगा पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है, समुद्र के एसिडिफिकेशन का प्रभाव पड़ता है, आबो हवा में बदलाव का प्रभाव पड़ता है, और इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा ऊपर दिए गए सभी बिंदुओं पर। दूसरा सवाल हमने पूछा, हरित गृह या ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन से किसका योगदान अधिक है? स्वाभाविक है, इसमें सबसे ज़्यादा योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का है। आपने पढ़ा होगा ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार मुख्य गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके बाद मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तथा जल वाष्प ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैस है। पूरे लेक्चर को आप धीमा करके और सुना करिए, क्योंकि बहुत सारी बातें हम लिख नहीं पाते, तो उन आवाज़ को आप सुनेंगे तो बहुत सारे उत्तर आपको वहाँ मिलेंगे।
तीसरा सवाल है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। यह सवाल हमने आपसे पूछा है, तो कहाँ स्थित है, कई बच्चों ने किया होगा जवाब, ये फिलीपींस में है। चौथा सवाल हमने पूछा कृषि को एक शाखा एग्रोनॉमी से संबंधित है, कृषि की एक शाखा, इसमें फसल उत्पादन के नियम और पालन को समझाया जाता है। एग्रोनॉमी कृषि विज्ञान की वह शाखा है, आपको परिभाषा भी बता दें, कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम भूमि प्रबंधन तथा फसलोत्पादन के सिद्धांतों एवं क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। फीडर डेक्रोसेंजी को एग्रोनॉमी का पिता कहा गया है। हमारी बात को रिपीट करके आप लिख लीजिएगा। पांचवा सवाल कूलिंग प्रिजर्वेशन, आप फ्रिज में कोई चीज ठंडा इसलिए रखते हो खराब ना, क्यों? क्योंकि बायोकेमिकल रिएक्शंस को घटा दिया जाता है। बायोकेमिकल रिएक्शंस, प्रशीतन या कूलिंग, रेफ्रिजरेटर के अंदर का तापमान बहुत कम होता है, जिसमें पदार्थों में किण्वन की क्रिया अर्थात जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कम होती हैं, जिससे उसमें रखा हुआ खाना खराब नहीं होता। ध्यान से इस प्रश्न का जवाब कीजिएगा। छठवां सवाल है कौन सा आहार श्रृंखला में या फूड चेन का निर्माण करता है, तो फूड चेन का निर्माण करने वाला सही क्रम कौन सा होगा, ये हमने छठवें सवाल पर पूछा है। इसमें घास है, घास को कौन खाएगा, बकरा खाएगा या बकरी खाएगी, और बकरी को कौन खाएगा, मानव खाएगा, इसलिए सही श्रृंखला जो है इसकी बी होगी। निम्नलिखित में से किसे नष्ट होने की अवधि सर्वाधिक है, तो इसको तो आप बहुत सरल भाषा में जानते हो कि प्लास्टिक की थैली नष्ट होने की अवधि सर्वाधिक होती है। ओजोन परत किसको रोकती है, दृश्य प्रकाश को नहीं रोकती, अल्ट्रावायलेट को रोकती है, इंफ्रारेड को नहीं रोकती, एक्स वाई को नहीं रोकती, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। नौवां सवाल हमने पूछा था परिस्थितिकी विज्ञान जीवों और उनके वातावरण, ये पहले ही डिस्कशन में जब लेक्चर हमने शुरू किया था, लेक्चर शुरू करने में जो तथ्य बताए हैं उनमें हमने इकोलॉजी की परिभाषा बता दी है। 10वां सवाल पृथ्वी के तापक्रम में वृद्धि के लिए उत्तरदायी क्या होगा, इसके लिए पहले भी सवाल पूछा है और उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत सारे बच्चे, एक बार हमने सवाल इसको ऑफलाइन में पूछा था, बहुत सारे बच्चों ने कार्बन मोनोऑक्साइड कहा, गलत है जवाब, कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही जवाब है। 11वां सवाल है भविष्य में पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान में औसत वृद्धि का कारण परमाणु युद्ध भी होगा, ओजोन क्षेत्र का विस्तार भी होगा, ज्वालामुखी बनेगा, ये भी कारण बनेगा, यानी इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। बारहवां सवाल हमने पूछा वायुमंडल में जो प्रकाश रासायनिक धुंध उत्पन्न करता है, वो रासायनिक धुंध उत्पन्न करने वाले जिम्मेदारी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड है। जलाशयों का जो जल होता है, जो जलाशय में जल है वो नवीनीकृत संसाधन है और अनवीनीकृत संसाधन दो तरीके से ये प्रश्न यूपीएससी ने पूछा था। दोनों तरीके के प्रश्नों को हम आपके सामने रख रहे हैं, उसको हम समझा रहे हैं, आपको समझने की कोशिश करिएगा। बार बार अपने इस रील को आगे पीछे करिएगा तो समझ में आ जाएगा। वायुमंडल के विभिन्न घटकों में भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणों में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन जो वायुमंडल को या जैव मंडल को जलाशयों में जल है, इसका उत्तर वे संसाधन जिन्हें एक सीमा तक फिर से पहले जैसा उपयोग में लाया जा सके या पहले से उपयोग में हो रही मात्रा को एक निश्चित सीमा तक बढ़ाया जा सके, नवीनीकृत संसाधन कहलाते हैं। जल, वन एवं वन्य जीव इस श्रेणी में आते हैं, जबकि अनवीनीकृत संसाधन वे संसाधन हैं जो जाने पर इन्हें फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता। कोयला, पेट्रोलियम, लोहा तथा दूसरे खनिज इसके उदाहरण हैं। वे संसाधन जिनका पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है पुनर्नवीनीकृत संसाधन कहलाते हैं। जलाशयों में जल नवीनीकृत तथा अनवीनीकृत दोनों संसाधन। जैव अपघट्य किसका अपशिष्ट है, मवेशियों का अपशिष्ट है, ये जो जानवर करते हैं। 15वां सवाल जल क्या है, फिर से यही जवाब आएगा, जल वही है, नवीनीकृत अनवीनीकृत संसाधन है। अपशिष्टों के अधिकतम उत्पादन के कारण क्या है। 16वां सवाल, 16वें सवाल का उपयोग करो और फेंको योजना, यूज एंड थ्रो,
इसको आप भी करते होंगे, उपयोग किया फेंका, पहले ऐसा नहीं होता था, इसलिए इसका सही कारण होगा उपयोग करो और फेंको। पर्यावरण में कौन आते हैं? पर्यावरण में सब आते हैं जितने ऊपर लिखे हुए हैं, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही है। 18वां सवाल है, सॉइल इरोजन को कब रोक पाओगे आप? तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए पेड़ लगा लो। पेड़ की जड़ें जो है मिट्टी पकड़ती हैं, यानी फॉरेस्टेशन कर लो, वनीकरण कर लो, मिट्टी नहीं बहेगी। गंगा जल में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? गंगा जल में कोलीफॉर्म जीवाणु पाया जाता है। और अंतिम सवाल था, इकोसिस्टम शब्द का गठन किसने किया? इसका सही जवाब था टेल्स ने। तो इस तरह से 20 सवाल हमने आपसे पूछे। कैसा लगा सेशन, ये जरूर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या समझ में नहीं आया, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अपने हर जितने बच्चे हैं सभी अपने अपने कमेंट जरूर लिखा करें। अपने कमेंट, अपनी बात को जरूर कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, क्योंकि क्लास सेशन के बाद हम आपके कमेंट जरूर पढ़ते हैं। यदि कोई ऐसी बात रह जाती है जो छूटती है तो उसको हम फिर से उसमें शामिल करेंगे, फिर से आपको बताएंगे। तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही। फिर एक नए वीडियो के साथ एक दिन के अंतराल के बाद फिर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय और नमस्कार।